जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो हमें बताया जा रहा है कि देश की जीडीपी यानी हमारी अर्थव्यवस्था रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर यानी हमारा भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और खतरे की घंटी बजा रहा है। तो चलिए, इस विरोधाभास के पीछे की सच्चाई क्या है, इसकी गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो ये है वो तस्वीर जो हमें कंफ्यूज कर रही है। एक तरफ देखिए, विकास के जश्न वाले आंकड़े हैं, 8.2% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ, और दूसरी तरफ हमारी अपनी करेंसी की ये चिंताजनक हालत, जहां रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले रुपये की इस ऐतिहासिक गिरावट के पीछे के नंबर्स को देखते हैं, ताकि हमें यह अंदाजा लगे कि ये गिरावट असल में कितनी गंभीर है। 3 दिसंबर को भारतीय रुपए ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। एक अमेरिकी डॉलर के बदले हमें 90.14 रुपए देने पड़ रहे थे। सोचिए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब रुपए 90 के इस मनोवैज्ञानिक स्तर के भी पार चला गया। इससे पहले हमने 80, 85, 79 हर नए लेवल को टूटते देखा, और हर बार ये हमारी करेंसी की कमजोरी को और ज्यादा उजागर कर रहा था। तो सवाल वही है जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। अगर हमारी इकोनॉमी सच में इतनी मजबूत है, अगर हम वाकई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, तो फिर हमारी करेंसी, हमारा रुपया इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। चलिए अब जरा स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं। कहते हैं ना कि निवेशक जो होते हैं वो अपने पैसे से वोट करते हैं, तो शायद बाजार हमें कुछ इशारा दे सके कि अर्थव्यवस्था की असली सेहत कैसी है। जाने माने उद्योगपति उदय कोटक की एक लाइन बहुत कुछ बयां कर देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही आपको निफ्टी पॉइंट्स में ऊपर जाता दिख रहा हो, लेकिन रुपये की कीमत इतनी गिर गई है कि विदेशी निवेशकों के लिए, जिन्हें हम एफपीआईज कहते हैं, डॉलर में कोई कमाई ही नहीं हुई। असल में उनका रिटर्न जीरो है, कुछ भी नहीं। और देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, असल आंकड़े भी यही कहानी सुना रहे हैं। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अकेले 2025 में ही करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए। और हां, भारतीय निवेशक खरीद तो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि छोटी और मीडियम साइज की कंपनियों की हालत तो और भी खराब है। 440 से ज्यादा कंपनियों के शेयर 50% से भी ज्यादा टूट चुके हैं। तो ठीक है, विदेशी पैसा जा रहा है और डॉलर के हिसाब से बाजार रिटर्न भी नहीं दे रहा, लेकिन अब एक और जरूरी पहलू पर गौर करते हैं। नौकरियां। किसी भी निवेश का असली फायदा तो तभी होता है ना, जब देश में नई नौकरियां बने, लोगों की जेब में पैसा आए। तो सवाल यह है कि वो नौकरियां कहां हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए जरा पैसे का पीछा करते हैं, खासकर उस पैसे का जो कंपनियां आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए बाजार से उठाती हैं। आखिर ये जो हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल हो कहां रहा है? ये चार्ट देखिए, कहानी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। 2021 से 2025 के बीच आईपीओ से जो भी पैसा आया, उसका लगभग 40% हिस्सा तो सीधे सीधे प्रमोटरों यानी कंपनी के मालिकों की जेब में चला गया, ऑफर फॉर सेल के नाम पर। और जो पैसा कंपनी के पास आया भी, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मतलब कुल रकम का महज 9% ही नई फैक्ट्री या मशीनरी लगाने में यूज हुआ। और यही वो चीज है जिससे असल में नई नौकरियां बनती हैं। तो साफ है कि बाजार में आने वाला ज्यादातर पैसा मौजूदा मालिकों को और अमीर बना रहा है, नई नौकरियां नहीं बना रहा। ये तो हुई प्राइवेट निवेश की कहानी, जहां उम्मीद के मुताबिक नौकरियां नहीं बन रही। लेकिन उन सरकारी योजनाओं का क्या, जो खास तौर पर नौजवानों को मौके देने के लिए बनाई गई हैं? आइए जरा पीएम इंटर्नशिप योजना पर एक नजर डालते हैं। यहां के आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य था। 8 पायलट प्रोजेक्ट में 1 साल में 1.25 लाख का टारगेट रखा गया, और नतीजा क्या निकला? सिर्फ 206 छात्रों ने अपनी इंटर्नशिप पूरी की, और नौकरियां सिर्फ 95 लोगों को मिली, जबकि इस योजना के विज्ञापन पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। सवाल उठता है कि ये पैसा कहां बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। चलिए अब वापस कमजोर रुपए की कहानी पर आते हैं। इसके बारे में हमें 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। तो आखिर सच क्या है? ये देश के लिए अच्छा है या बुरा?
एक तरफ सरकार और उसके समर्थक ये कहते हैं कि रुपया कमज़ोर होने से हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे विदेशी पैसा आता है और नौकरियां बनती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये कहते हैं कि हमारा रुपया आज एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन चुका है और ये एक फेल आर्थिक नीति का सीधा सीधा सबूत है। कमज़ोर रुपए का असर सिर्फ बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों पर नहीं होता, ये सीधे हमारी और आपकी जेब पर डाका डालता है। इसे ऐसे समझिए, रुपया कमज़ोर हुआ तो विदेश से आने वाला सामान जैसे कच्चा तेल महंगा हो गया। इससे पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ा। फिर सब्जियों से लेकर हर चीज़ महंगी हो गई और इस बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दी, जिससे आपके होम लोन और कार लोन की ईएमआई भी बढ़ गई। ये एक पूरी चेन है जिसका बोझ आखिर में आम आदमी पर ही पड़ता है। तो चलिए अब पूरी तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। देश का जो पूरा कारोबारी माहौल है, कंपनियों की जो सेहत है और सरकार की प्राथमिकताएं हैं, वो हमें क्या बता रही हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से पिछले 5 सालों में भारत में 2,42,268 प्राइवेट कंपनियां बंद हो चुकी हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है। हर एक बंद कंपनी के पीछे उद्यमियों के टूटे हुए सपने हैं और उन कर्मचारियों की नौकरियां हैं जो अब नहीं रहीं। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि जब संसद में ये सवाल पूछा गया कि इन बंद हुई कंपनियों के लाखों कर्मचारियों की मदद के लिए क्या कोई योजना है, तो सरकार का जवाब था कि ऐसा कोई खास प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और इन सारी आर्थिक चुनौतियों के बीच ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री निवास का नाम बदलकर लोक निवास कर दिया गया या पीएमओ कॉम्प्लेक्स का नाम सेवा तीर्थ रखने का प्रस्ताव है। और यहीं पर हम आज के इस पड़ताल को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब देश में कंपनियां बंद हो रही हों, लाखों नौकरियां जारी हों और रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर हो, तो क्या इमारतों के नाम बदलना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए